नमस्कार। पिछले वीडियो में हम मौर्य प्रशासन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मौर्य सम्राटों के समय प्रचलित केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर है वो चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मौर्यकालीन नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और राजस्व प्रशासन या राजस्व व्यवस्था के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, मौर्य जो साम्राज्य है वो अत्यंत ही विस्तृत साम्राज्य था और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही विशाल मौर्य साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था और इस विशाल भारतीय साम्राज्य में जो बड़े बड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक नगर थे, जो कि एक प्रकार से व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे, इन नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी हमें कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के साथ साथ मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में हम सर्वप्रथम मौर्यकालीन नगर प्रशासन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नागरिक नामक अधिकारी के बारे में पढ़ा भी था, जिसका उल्लेख कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में उल्लेखित मंत्री परिषद के सदस्यों के रूप में मिलता है। या ऐसा कह सकते हैं कि कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में नगर के प्रमुख अधिकारी के रूप में नागरिक का उल्लेख मिलता है। नागरिक कौन था? नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी था, जिसका उल्लेख कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। यद्यपि नगर प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में है वो विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं मिलती। मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में हमारी जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो मेगास्थनीज का ग्रंथ इंडिका है। मेगास्थनीज, जो कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था और सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र नगर में लगभग 6 वर्षों तक वो रहा था और 6 वर्षों के दौरान वह पाटलिपुत्र में ही रहा। इस दौरान उसने पाटलिपुत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, समाज और सैन्य व्यवस्था के बारे में जो कुछ देखा उसे अपने ग्रंथ इंडिका में उल्लेखित किया। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में है वो पालिब्रोथा, जो कि पाटलिपुत्र का ही यूनानी नाम है, पालिब्रोथा के नगर प्रशासन का, यानी कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करते हुए लिखा है कि पालिब्रोथा नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक बोर्ड, जिसे हिंदी में मंडल कह सकते हैं, 30 सदस्यों के एक बोर्ड मंडल द्वारा संचालित होता था और यह 30 सदस्यीय बोर्ड या मंडल 6 समितियों में विभाजित था, अर्थात प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। यानी एक समिति में 5 सदस्य तो 6 समितियों में 30 सदस्य, और ये 30 सदस्यों का जो बोर्ड था वही एक प्रकार से नगर के प्रशासन का संचालन करता था। इन 6 समितियों का भी मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में उल्लेख किया है। परवर्ती यूनानी इतिहासकारों ने भी इंडिका के आधार पर ही अपने ग्रंथों में इन 6 समितियों का उल्लेख किया है, जिनमें पहली थी शिल्प समिति। देखिए, जो पाटलिपुत्र नगर था, उस पाटलिपुत्र नगर में संचालित होने वाले विभिन्न उद्योगों, शिल्प कार्यों आदि की व्यवस्था करने वाली जो प्रमुख समिति थी
उसे शिल्प समिति कहा जाता था। अर्थात पाटलिपुत्र में नगर में संचालित होने वाले उद्योगों के रजिस्ट्रेशन, उनकी व्यवस्था, रख रखाव, कारीगरों से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी, उनकी देखरेख का जो कार्य करने वाली समिति थी उसे शिल्प समिति कहा जाता था। दूसरी समिति थी विदेश समिति। देखिए, आधुनिक समय की भांति मौर्य काल में भी व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, भ्रमण आदि उद्देश्यों से है वो विदेशी यात्री है वो पाटलिपुत्र नगर में आते रहते थे। और व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, भ्रमण आदि के उद्देश्य से आने वाले इन विदेशी यात्रियों की व्यवस्था और उनकी देखरेख से संबंधित जो समिति होती थी उसे विदेश समिति कहा जाता था। यह समिति एक प्रकार से उन विदेशी यात्रियों को एक प्रकार से उनकी रहने आदि की व्यवस्था करने के साथ साथ उनके आने का उद्देश्य, उनके रुकने के समय आदि का जो रिकॉर्ड है वो रखती थी। तीसरी जो प्रमुख समिति थी वो थी जनगणना समिति। इंडिका के जो अंश हैं, मेगास्थनीज का जो ग्रंथ है इंडिका, उसके अंशों से है वो पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो नगर था, उस पाटलिपुत्र नगर में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का लेखा जोखा रखने वाली जो समिति थी उसे जनगणना समिति कहा जाता था, जो कि एक प्रकार से पाटलिपुत्र नगर में होने वाली जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का लेखा जोखा है वो रखती थी। चौथी जो समिति होती थी व्यापार वाणिज्य समिति। देखिए, पाटलिपुत्र नगर से होने वाले प्रमुख व्यापार और वाणिज्य आदि का रिकॉर्ड रखने वाली और व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्यों की वो देखरेख करने वाली समिति को व्यापार वाणिज्य समिति कहा जाता था। पांचवी जो समिति थी वस्तु निरीक्षण समिति। पाटलिपुत्र नगर में विभिन्न वस्तुओं के निर्माण और उनके क्रय विक्रय का निरीक्षण करने वाली जो समिति थी, यानी पाटलिपुत्र नगर में जो वस्तुएं बनती थी उन वस्तुओं के निर्माण संबंधी निरीक्षण के साथ साथ उनके क्रय और विक्रय का निरीक्षण करने वाली समिति को वस्तु निरीक्षण समिति कहा जाता था। ये समितियां आजकल भी नगर पालिका में होती हैं। अगर आपने देखा होगा तो नगर प्रशासन समय समय पर जो संबंधित नगर पालिका के अधिकारी होते हैं वो स्वच्छता से संबंधित सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, प्लास्टिक थैलियों का प्रचलन आदि को से संबंधित कार्य भी करता है। इसी प्रकार माप तोल बाट आदि के निरीक्षण से संबंधित भी। तो ये समितियां वर्तमान में भी हैं और कहीं न कहीं वर्तमान जो नगरीय प्रशासन है उसमें मौर्य काल से ही यह व्यवस्था है वो ग्रहण की गई है। छठी और जो अंतिम समिति होती थी उसे कहा जाता था कर समिति। इस समिति का प्रमुख कार्य एक प्रकार से बिक्री कर वसूल करना और उस वसूले गए बिक्री कर का रिकॉर्ड रखना ही इस कर समिति का प्रमुख कार्य था। अगला आता है मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत न्याय प्रशासन। मौर्यों की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी या मौर्यों का न्याय प्रशासन कैसा था, तो हम नीचे से ऊपर की ओर है वो प्रारंभ करते हैं, न कि ऊपर से नीचे की। हमने पीछे मौर्य प्रशासन में पढ़ा था कि विशाल मौर्य साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, जिनमें शीर्ष पर राजा या सम्राट होता था केंद्रीय प्रशासन में, और सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम होता था। न्यायिक व्यवस्था भी इसी प्रशासनिक व्यवस्था के समानांतर ही थी। मौर्य काल में जो सबसे छोटा न्यायालय था वो ग्राम सभा होती थी। आजकल भी ग्राम सभा होती है। मौर्य काल में सबसे छोटा जो न्यायालय था वो ग्राम सभा होती थी, जहां ग्राम का प्रधान यानी ग्राम का प्रमुख जो होता था, जिसे मौर्य काल में ग्रामणी या ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामणी या ग्रामिक ग्राम सभा में ग्राम के वृद्धों की सहायता से, यानी गांव में जो बूढ़े अनुभवी और बुजुर्ग लोग होते थे उनकी सहायता से अपना निर्णय देता था। यानी कि मौर्य काल में जो सबसे छोटा न्यायालय है वो ग्राम सभा होती थी,
इस ग्राम सभा की अध्यक्षता एक प्रकार से जो है वो ग्राम का प्रधान, जिसे ग्रामीण या ग्रामिक कहा जाता था, करता था। परंतु वह निर्णय स्वेच्छा से नहीं देता था, बल्कि वह अपना निर्णय जो गांव के जो अनुभवी बुजुर्ग और बूढ़े होते थे उनके परामर्श से वो अपना निर्णय देता था। ग्राम सभा के ऊपर जो न्यायालय होता था उसे संग्रहण कहा जाता था। देखिए, हमने प्रशासनिक व्यवस्था में भी पढ़ा है कि ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, उसके ऊपर संग्रहण नामक प्रशासनिक, यानी 100 गांवों की इकाई, 100 गांवों का जो समूह होता था उसे संग्रहण कहा जाता था। उसी प्रकार जो न्यायिक व्यवस्था थी, उस न्यायिक व्यवस्था में भी ग्राम सभा के ऊपर जो न्यायालय होता था उसे संग्रहण न्यायालय कहा जाता था। संग्रहण के ऊपर द्रोणमुख, और द्रोणमुख के ऊपर स्थानीय, और स्थानीय से ऊपर जनपद का न्यायालय होता था, जिसे जनपदीय न्यायालय कहा जाता था, जो एक प्रकार से प्रांतीय न्यायालय यानी आधुनिक हाईकोर्ट के समकक्ष होता था। मौर्यों की इस न्यायिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। और जनपद न्यायालय से ऊपर मौर्य साम्राज्य का सर्वोच्च और जो अंतिम न्यायाधीश है वो मौर्य सम्राट होता था। यानी जनपदीय न्यायालय के ऊपर जो अपील है वो एक प्रकार से मौर्य सम्राट के पास की जा सकती थी, और मौर्य साम्राज्य में मौर्य सम्राट ही सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश होता था, उसका निर्णय अंतिम होता था। परंतु वह अपना निर्णय स्वेच्छा से नहीं दे सकता था, उसके ऊपर भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार विधि का नियंत्रण था। मौर्य सम्राट भी अपना निर्णय देते समय धर्म, चरित्र और व्यवहार के आधार पर ही अपना निर्णय वो सुनाता था। धर्म से तात्पर्य है कि जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, जो मनीषी और चिंतक थे, उन चिंतकों द्वारा जो प्रतिपादित विधि के नियम थे उनको वह ध्यान में रखकर ही अपने निर्णय को सुनाता था। साथ ही साथ वह चरित्र अर्थात पूर्व काल के जो दृष्टांत थे, यानी पूर्व में ऐसे ही मामलों में लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखना पड़ता था। और तीसरा था व्यवहार। व्यवहार अर्थात मौर्यकालीन समाज में जो प्रचलित रीति रिवाज और परंपराएं थी, उन रीति रिवाज और परंपराओं को ध्यान में रखकर ही सम्राट जो है वो अपना अंतिम निर्णय देता था। अर्थात मौर्य सम्राट जो कि सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश होता था, अपना निर्णय देने से पूर्व धर्म, चरित्र और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर ही अपना निर्णय देता था। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में है वो 2 प्रकार के न्यायाधीशों का उल्लेख मिलता है। एक तो है धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। ये 2 प्रकार के हो न्यायालयों का उल्लेख कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। धर्मस्थीय जो न्यायालय है वो आधुनिक सिविल अर्थात आधुनिक दीवानी अदालतों के समान होते थे। वर्तमान में जो सिविल कोर्टें होती हैं, उन सिविल कोर्टों या ऐसे कह सकते हैं कि दीवानी न्यायालयों के समकक्ष या समान होते थे, जो एक प्रकार से नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। यानी नागरिकों के मध्य आपसी लेन देन से संबंधित या भूमि से संबंधित या संपत्ति से संबंधित या उनके अधिकारों से संबंधित जो विवाद होते थे उनका निपटारा करते थे। और धर्मस्थीय न्यायालयों का जो न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। दूसरा न्यायालय होता था जिसे कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। कंटक शोधन न्यायालय जो है वो एक प्रकार से राज्य और नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने वाले न्यायालय को कहा जाता था। यानी कि राज्य और नागरिकों के मध्य जो विवाद होते थे उन विवादों में निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। यह आधुनिक फौजदारी न्यायालय के समकक्ष है, वो एक प्रकार से क्रिमिनल कोर्ट के समकक्ष है वो होता था। और इसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। यानी किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, विधि विरुद्ध उसके साथ मारपीट करना
इस प्रकार के जो मामले होते थे, जो एक प्रकार से राज्य द्वारा प्रतिपादित नियमों के विरुद्ध होते थे, ऐसी स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से राज्य मुकदमा जो है वो ऐसी स्थिति में ऐसा अपराध जो है वो राज्य के विरुद्ध माना जाता था। तो इस प्रकार के जो विवाद होते थे, उन विवादों का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था, और कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को है वो प्रतिष्ठा कहा जाता था। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र जो है उसमें नगर के प्रमुख न्यायाधीशों का भी उल्लेख मिलता है। नगर के प्रमुख अधिकारी के रूप में जहां कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नागरिक का उल्लेख मिलता है, वहीं नगर न्यायाधीश के लिए कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में व्यवहारिक महामात्र का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अशोक के अभिलेखों से भी प्रांतीय या जनपद के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में राजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। इसकी नियुक्ति अशोक के समय से ही ज्ञात होती है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के अभिलेखों में ही मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजुक का उल्लेख नहीं मिलता। अर्थात मौर्य सम्राट अशोक के समय जनपद अर्थात प्रांत का जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वो राजुक कहलाता था। अगला प्रश्न उठता है कि मौर्यों का दंड विधान कैसा था, उनके दंड विधान का स्वरूप कैसा था। क्या उनका दंड विधान उदार स्वरूप का था या दंड विधान है वो अत्यंत कठोर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी और मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से भी मौर्य दंड विधान के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्यकालीन दंड विधान जो है वो अत्यंत कठोर था। अपराधी को उसके अपराध के अनुरूप ही दंड दिए जाने का प्रावधान दिखाई देता है तथा अपराधी को वो मृत्युदंड तथा अंग भंग किए जाने तक की परंपरा है वो मौर्य काल में दिखाई देती है। यद्यपि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक द्वारा दंड विधान की कठोरता में है वो कमी की गई थी। अर्थात अशोक द्वारा दंड विधान को है वो अपेक्षाकृत उदार बनाए जाने का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में होता है। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का जो एक और महत्वपूर्ण अंग है वो है सैन्य प्रशासन। देखिए, कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र और साथ ही साथ मेगस्थनीज के ग्रंथ इंडिका, इन दोनों ही ग्रंथों से मौर्यों की है वो सैन्य प्रशासन या सैन्य व्यवस्था के ऊपर है वो पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में चंद्रगुप्त की है वो विशाल सेना का उल्लेख करते हुए इसका संक्षिप्त वर्णन किया है। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त की जो विशाल सेना है उसकी व्यवस्था एक 30 सदस्यीय सैनिक बोर्ड के द्वारा, सैनिक मंडल के द्वारा है वो की जाती थी। और 30 सदस्यीय यह सैनिक बोर्ड 6 समितियों में या 6 विभागों में बटा हुआ था तथा प्रत्येक विभाग में 5-5 सदस्य होते थे। ये जो 6 विभाग थे, इन 6 विभागों का उल्लेख भी मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। जैसे कि अश्व सेना विभाग, अश्व सेना यानी घुड़सवार सेना, गज सेना विभाग यानी हाथी सेना, रथ सेना विभाग, पैदल सेना विभाग, नौसेना विभाग और सैनिक यातायात एवं आपूर्ति विभाग। यानी मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार जो सैन्य प्रशासन है वो 30 सदस्यों के एक बोर्ड पैनल द्वारा है वो संचालित किया जाता था, जो कि 6 विभागों में बटा हुआ था और प्रत्येक विभाग में 5-5 सदस्य होते थे। वहीं कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में
चंद्रगुप्त मौर्य की है वो चतुरंगिणी सेना का उल्लेख किया गया है, अर्थात 4 अंगों वाली सेना का है उल्लेख किया गया है। यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सैन्य है या मौर्य जो सैन्य व्यवस्था है वो 4 अंगों से युक्त थी, चतुरंगिणी सेना थी, जिनमें पहला अंग था अश्व, दूसरा था गज और तीसरा रथ और चौथा पैदल। अर्थात कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में नौसेना विभाग और सैन्य की यातायात एवं आपूर्ति विभाग का उल्लेख नहीं करता। उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में केवल अश्व सेना, गज सेना यानी हस्ती सेना, रथ सेना और पैदल सेना ही सम्मिलित थी, और इसके लिए उसने चतुरंगिणी सेना शब्द का प्रयोग किया। अगले वीडियो में हम मौर्यों की गुप्तचर व्यवस्था के साथ साथ उनकी राजस्व व्यवस्था के ऊपर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।